हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2023 को फोकस करके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। चूँकि आपका ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, और जो हम लोग पेपर ये सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका जून 2023 का पेपर है। इसके अलावा और भी पेपर आपके सॉल्व कराए जा चुके हैं, जो आपका कहाँ पे अवेलेबल है, वो दूसरा जो आपका चैनल है स्टडी पीवाईक्यू, ठीक है? उस पे जाके आप वहाँ पे देख लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल्ड में ये अवेलेबल है, विस्तृत व्याख्या के साथ वहाँ पे उपलब्ध है, ठीक? तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा वहाँ जाके। और भी जो पेपर हैं 2015 से चालू करके वो सॉल्व कराए गए। इसके अलावा उसके पहले वाले पेपर भी मैं सॉल्व करा दूँगा। और अभी आपके पास टाइम है, तो इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, रिवीज़न करिए। मैक्सिमम आप रिवीजन पे फ़ोकस करिए, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर है उसको प्रैक्टिस करिए, जो आपका वहाँ पे कराया गया उसको सॉल्व कर लीजिए। वहाँ देखिए फर्स्ट पेपर भी आपका हुआ है, ठीक है? सत्यम परमार जी ने जो कराया वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे जो कराया फर्स्ट पेपर भी वहाँ पे है, तो वो भी आप कर लीजिएगा। और फर्स्ट पेपर का मैं आपको डीआई का स्पेशल सॉल्व 10 डीआई कराऊँगा, और उसी 10 डीआई से आपका जो एग्ज़ाम में आएगा वो कन्फर्म हो जाएगा। और ये जो सेशन हम लोग देख रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चन हैं जो हर बार यहाँ से पूछा जाता है, और इसको आपको सही-सही कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? पैराग्राफ आपका यहाँ पे आ जाता है 10 क्वेश्चन का ज्योग्राफी में, 5 क्वेश्चन का आपका आ जाएगा फर्स्ट पेपर में, ठीक है? फर्स्ट पेपर आपका कितने का, 50 का होगा, और ज्योग्राफी का आपका 100 होगा, तो 100 में 10 इधर मिल जाएँगे, 5 इधर कन्फर्म हो जा रहे हैं। और डीआई का जो मैं बता रहा हूँ अभी, एक 2 डीआई हमने सॉल्व कराए थे, उसको आप बैक जाके देख लीजिएगा वीडियो। और जो है यहाँ पे 10 अलग से एक ही वीडियो में कराएँगे 10 डीआई, उसी को आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन यहाँ से, तो 5 में कम से कम 3 से 4 तो आप कर ले जाएँगे इसी के केवल देख के। कुछ नहीं करना है, बस इसको देख लीजिएगा 2 से 3 बार, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास 15 से 20 प्रश्न जो है आपके कन्फर्म हो जाएँगे। तो पैराग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए, जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर है, और जो एप्लीकेशन है वो जीएस बाय दिवाकर है। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस है, उसको कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, और ये टोटल कोर्स जो कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो भी आपका 18 मंथ तक है। अभी ज्वाइन करेंगे तो आपका 18 महीने तक है, यानी दिसंबर वाले में भी जो टॉपिक जैसे प्रैक्टिकल वाले सबसे ज़्यादा टफ होते हैं आपका, तो उसको भी आप वहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें 90 से लेके 100 तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और जॉइन करना चाहते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले ये समझिए कि जो पैराग्राफ सॉल्व किया जाता है, तो पैराग्राफ सॉल्व करने से पहले एक पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और इन पाँचों क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है, देख लेना है। सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़नी है। जैसे जब एग्ज़ाम में आप देखेंगे, तो आपको पैराग्राफ मिलेगा, ऑनलाइन जो रहेगा, इसके बाद पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर पैराग्राफ पूरा मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर पैराग्राफ, वही सेम पैराग्राफ 5 बार मिलेगा, और पाँचों बार जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन ऐड रहेंगे, ठीक है? तो आपको करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप आ जाइए क्वेश्चन पे। जो पाँचों क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लीजिए, और जो आपका रफ कॉपी मिलती है, ठीक है? 1 पेज मिलता है, इसको कम समय में आपको कंप्लीट करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी टाइम में 3 ही घंटे में आपको फर्स्ट पेपर भी करने हैं और ज्योग्राफी भी करने हैं, ठीक है? यानी 150 प्रश्न हो गए उसमें, और 150 में मतलब ये है कि आपको एक प्रश्न पे मैक्सिमम 2 मिनट के टाइम यहाँ पे देने हैं, उससे कम समय में ही आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा, इसमें दिया है कि निम्न में से कौन-सी एक विकिरण व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशा नहीं है, ठीक है? अब जो हमारे पास पेज है प्लेन वाला, उसमें आप पैराग्राफ में बस इतना कर लीजिए, विकिरण व्युत्क्रमण की दशा, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से देख लीजिए। दूसरा यहाँ से देख लीजिए 92 वाला, इसमें दिया है कि मध्य अक्षांशों में फलोद्यानों के लिए वरीयता स्थल, यानी कि प्रिफर्ड ऑर्चर्ड साइट्स इन द मिडल लैटिट्यूड। तो इसके लिए आप फलोद्यान के लिए मध्य अक्षांश का यहाँ पे एक पॉइंट नोट नोट कर लीजिएगा उसमें। कारण ये है कि आपको बार-बार जो है क्वेश्चन पे स्लाइड को चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या है कि डायरेक्ट आपको अभी पैराग्राफ में मैं हाइलाइट करते हुए दिखाते चलूँ। उष्णकटिबंधीय ऊँचे पर्वतों पर भी अस्थायी हिम आवरण होने का क्या कारण है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऊँचे पर्वतों पे हिम आवरण यहाँ पे टिक कर लीजिए आप, ठीक है?
टिक मतलब यहाँ पे नहीं करना है, जो आपके पास पेज रहेगा उसी पेज पे एक जगह आप लिख लीजिए पांचों प्रश्न को। निम्न में से कौन सा एक क्षोभ मंडल के निचले भाग तक सीमित नहीं होता है? ठीक है, सीमित नहीं होता है। तो 94 हो गया। 95 में देख लीजिए कौन सा एक अभिवहन व्युत्क्रमण को दर्शाता है, अभिवहन की यानी एडवेक्शनल इन्वर्जन को। तो थर्मल इन्वर्जन के जो टाइप्स होते हैं उसमें आपका एक ये एडवेक्शनल इन्वर्जन टाइप है। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके कितने, 5। अब हम आ जाते हैं किस पे, पैराग्राफ पे। चलिए, यहाँ पे आपका जो हमारे पास है, तो पहले आप पैराग्राफ पढ़ते चलिए। अब जो जो आपने वहाँ पे देखा उसको यहाँ पे टिक करते हुए चलिएगा। देखिए दिया है कि क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ क्षोभ सीमा तक तापमान कम होने की औसत दर कितनी होती है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। तापमान की इस ऊर्ध्वाधर प्रवणता को सामान्यतः सामान्य ह्रास दर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से क्या है कि ये जो पैराग्राफ आपका दिया जाता है ये ज्योग्राफी के किसी पार्ट से वो ले लेते हैं, यानी भूगोल के किसी किताब से लेके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, उसी पे प्रश्न यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्या है कि एक टॉपिक भी लगभग तैयार भी हो जाएगा यहाँ से। यदि मान लीजिए कि आप 15 से 20 पैराग्राफ सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 से 20 पैराग्राफ में कम से कम 10 से 15 टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ सीमा से तक जो तापमान कम होने की औसत दर है 6 डिग्री प्रति किलोमीटर है। तापमान की इस ऊर्ध्वाधर प्रवणता को सामान्य ह्रास दर कहते हैं, कि तो क्या नॉर्मल लैप्स रेट हो गया। निचले क्षोभ मंडल में कतिपय प्रक्रियाएं ऊंचाई के साथ तापमान में वास्तविक वृद्धि दर करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो निचला आपका क्षोभ मंडल है, यहाँ पे जैसे ऊंचाई में आप बढ़ेंगे तो कुछ कारणों की वजह से क्या होता है, तापमान में यहाँ पे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि दर्ज करती है। वह तापमान का क्या बोला जाता है, व्युत्क्रमणता कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या समझ लिया, तापमान तापमान का व्युत्क्रमणता। पांचों प्रश्न में कोई यहाँ से आपका अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि तापमान व्युत्क्रमणता 5 तरीकों से उत्पन्न होती है। पहला तो क्या दिया है, जब पृथ्वी की सतह ऊर्जा स्थानांतरण के किन्हीं प्रक्रमों द्वारा प्राप्त उष्मा की तुलना में विकिरण द्वारा उष्मा की हानि अधिक हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस है, देखिए इसको मैं समझाते इसलिए चल रहा हूँ, जब आप एग्जाम में करेंगे तो फटाफट आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि जब पृथ्वी की सतह ऊर्जा स्थानांतरण के किन्हीं प्रक्रमों द्वारा क्या होता है, यहाँ पे उष्मा की तुलना में विकिरण द्वारा उष्मा की हानि अधिक हो। जैसे कह रहा है कि ये मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे आपका सनलाइट आ रहा है, सनलाइट यहाँ पे जो आ रही है इससे ज़्यादा यहाँ से धरातल से जो विकिरण छोड़ी जाती है लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव, ये ज़्यादा हो, यानी कि जब ये ज़्यादा हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पे ठंडा होगा, ऊपर क्या होगा, गर्मी हो जाएगी। तो कह रहा है कि जैसे एक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कारण क्या है, उष्मा की हानि अधिक होगी। जब उष्मा की हानि अधिक होगी धरातल ठंडा होगा। जैसे एक स्वच्छ रात में या शीत ऋतु में उच्च अक्षांशों पर यह ठंडी होती है तथा परिणाम स्वरूप संलग्न वायु की परत का तापमान कम करती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उच्च अक्षांशों में स्वच्छ रात या शीत ऋतु में जो व्युत्क्रमणता की स्थिति, तो ये किसकी स्थिति की बात कर रहा है, तापमान व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ पे कह रहा है कि विकिरणात्मक शीतलन के कारण व्युत्क्रमण, जो विकिरण व्युत्क्रमण है ये क्या होता है, शांत वायु स्वच्छाकाश की दशा में समतल भूभाग पर सर्वोत्तम विकसित होते हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। पहले वाले में पूछा है कि तापमान व्युत्क्रमणता के अंतर्गत या दशाओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका शांत वायु है, स्वच्छ आकाश है। ठीक है, शीत ऋतु, उच्च अक्षांश की बात कर रहा है, स्वच्छ रात है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो आपका दिया है कि एक विकिरण व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशा नहीं है। दशाएं आपने देख ली। तो यहाँ पे देखिए क्लियर स्काई, साफ आसमान है, समतल धरातल भी है और शांत हवा भी है। लेकिन ये शॉर्ट नाइट्स की बात वहाँ पे नहीं की गई है। लंबी रातें होती हैं, छोटी रातें नहीं होंगी, क्योंकि जब लंबी रात होगी तभी जो है धरातल से विकिरण का उत्सर्जन ज़्यादा हो पाएगा और धरातल ठंडा होगा, इसकी अपेक्षा ऊपर जो वायुमंडल टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यही उल्टा काम करने लगा और इसी को हम लोग थर्मल इन्वर्जन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी रात होगी तो उतना ज़्यादा क्या होगा, विकिरण यहाँ से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर अचानक सुबह हो जाएगी जल्दी से और फिर जो है सनलाइट प्राप्त होगी, तो विकिरण उतना ज़्यादा उत्पन्न, यानी कि यहाँ से धरातल से वायुमंडल में छोड़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि छोटी रात होगी। और बड़ी रात होगी तो उसमें ज़्यादा ठंडा हो जाएगा आपका धरातल। तो पहले का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ से आपका क्लियर हो गया ना, देखिए फटाफट आपका मिलता जा रहा है। अब यहीं पे आप दूसरा देखिए फल उद्यान का है और उष्णकटिबंधीय जो हिम का है। अब इसी से देख लीजिए, पहली लाइन तो हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे पहला हम लोगों ने देख लिया था, दूसरा देख लीजिए।
अब देखिए आपको कोई भी बैचेज ज्वाइन करना है तो यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और सारा कुछ आपको वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दूसरा देखिए दिया है ठंडी एवं सघन वायु गिर शिखर यानी पर्वत शिखरों तथा ढालों से ढाल के साथ नीचे की ओर क्या होती है, प्रवाहित होकर घाटी की तलहटियों में क्या होती है, एकत्रित हो जाती है और यह घाटी तल के ऊपर मुक्त वायु में व्युत्क्रमण ह्रास दर उत्पन्न करती है। वायु अपवाह व्युत्क्रमण प्रायः मध्य अक्षांशों में बसंत ऋतु, ठीक है, अपवाह व्युत्क्रमण प्रायः मध्य अक्षांशों में बसंत ऋतु के पालों से संबंधित होते हैं और इसी कारण फल उत्पादक या फलोद्यान स्थल हेतु घाटी जो है तलहटियों के बजाय कहाँ पे होती है, मंद ढालों पर इसकी वरीयता दी जाती है। समझ में आई आपको बात? कह रहा है कि यहाँ पे अब प्रश्न एक और बन जाएगा कि फलो उत्पादन या जो फलोद्यान पर्वत की घाटियों में बनाने के बजाय, ठीक है, घाटी के तलहटियों के बजाय जो है उनके ढालों पे बनाए जाते हैं, तो कारण क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रमणता होगी और इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो घाटी तल में मुक्त वायु का यहाँ पे व्युत्क्रमण ह्रास दर उत्पन्न होगी, यानी कि वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, इसी आधार पे आप आ जाइए यहाँ पे जो आपका मेंशन किया गया है। कह रहा है कि मध्य अक्षांशों में जो फलोद्यान के लिए वरीयता स्थल होता कौन होता, घाटी की तलहटी होगी या फिर रिज साइड जेंटल स्लोप होगा या तीव्र ढाल होगा या फिर फर्टाइल वैली प्लेन्स होगा। क्या होगा यहाँ पे जो का मेंशन किया गया। अब देखिए हूबहू वही आंसर है, कुछ एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे आपका नहीं करा है, बल्कि जो चीज़ें आपका पैराग्राफ में दी गई उसको आप ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वहाँ से आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि जो रिज साइड जेंटल स्लोप है, मंद ढाल है, वहाँ पे करना, तीव्र ढाल पे नहीं करना। तीव्र ढाल पे करेंगे तो वहाँ पे आपका स्लोप इतना ज़्यादा रहेगा तो उतनी अच्छी खेती नहीं करी जा सकती है, फलोद्यान नहीं लगाए जा सकते। देखिए यहाँ पे दिया है ना, मंद ढालों पे बात करा है किसका, तलहटियों के बजाय जो वो पार्श्वी मंद ढाल होते हैं वहां पे वरीयता दी जाती है। क्लियर हो गया आपका? चलिए तीसरा देखिए, ये टाइप्स हैं कि किस कारण से व्युत्क्रमणता होती है। अब यहाँ से देखिए व्युत्क्रमणता भी आपका यहाँ से क्लियर होते चल रहा है, इस पे भी आपका एग्जाम में एक प्रश्न मिल जाएगा। जब भिन्न तापमान विशेषताओं वाली दो वायु राशियां आपस में मिलती हैं तब ठंडी वायु क्या होती है, अधिक घनत्व के कारण गर्म वायु को नीचे की ओर धकेलते हुए उसे विस्थापित करती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जब दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियां एक साथ मिलती हैं तो कौन वायु राशि किसको जो है प्रतिस्थापित करती है। तो यहाँ पर देखिए ठंडी वायु क्या होती है, अधिक घनत्व होती है और इसके कारण जो गर्म वायु होती है इसको नीचे धकेलते हुए उसी को प्रतिस्थापित करती है। तो दो वायु राशियों के मिलने, जो मिलन सीमा क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गई, कोल्ड हो गई, ये आपका क्या हो गई, वार्म हो गई। तो वार्म क्या होगी, नीचे प्रतिस्थापित हो जाएगी क्योंकि कोल्ड जो है ये ज़्यादा डेंसिटी वाली होगी। और इसी को जो मिलन क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाताग्र यानी फ्रंट बोलते हैं। तथा व्युत्क्रमित ह्रास दर फलस्वरूप वाताग्र व्युत्क्रमण होता है। वाताग्र व्युत्क्रमण क्षोभ मंडल की निचली परतों तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि वे ऊपरी स्तरों में जब भी ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे प्रवेश करती है या गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर आगे बढ़ने से निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अब आगे देखिए एक और प्रश्न यहाँ पे आपका है कि उष्णकटिबंधीय ऊंचे पर्वतों में अस्थायी हिम, ये नहीं है 94 वाला आई थिंक, हाँ, एक क्षोभ मंडल के दिया कि निम्न में से कौन सा एक क्षोभ मंडल के निचले भाग तक सीमित नहीं होता है। ठीक है, दिया है कि विकिरण व्युत्क्रमण कोहरा, विकिरण व्युत्क्रमण तथा कोहरा, एयर ड्रेनेज इन्वर्जन क्लाउड्स यानी वायु अपवाह व्युत्क्रमण बादल, या फ्रंट इन्वर्जन है सब्सिडेंस इन्वर्जन जो वाताग्र व्युत्क्रमण है और अवतलन व्युत्क्रमण है, अभिमान व्युत्क्रमण और वाताग्र व्युत्क्रमण। तो अभी जस्ट आपने क्या पढ़ा कि जो फ्रंट होते हैं यानी जो फ्रंटल इन्वर्जन होगा, यस, तो वहाँ पे क्या होता है, वो क्षोभ मंडल तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि जब इसमें आपका ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे प्रतिस्थापित हो जाए उसको धक्का दे या गर्म ठंडी को दे, तो इन दोनों के टाइम में जो है क्या होगा, आपका फ्रंटल इन्वेजन होगा जो क्षोभ मंडल तक सीमित नहीं होता है। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए वही चीज़ हमने मेंशन करा है। ठीक है, वाताग्र की बात करी गई, फिर कह रहा है कि जो व्युत्क्रमित ह्रास दर फलस्वरूप वाताग्र व्युत्क्रमण होगा। तो ये किस प्रकार की व्युत्क्रमणता की बात कर लिया, ये फ्रंटल इन्वर्जन की बात कर लिया।
थर्मल इन्वर्जन की वजह फ्रंटल इन्वर्जन की बात कर लिया। वाताग्र व्युत्क्रमणता यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ये क्षोभमंडल की निचली परतों तक सीमित नहीं होते हैं। वे ऊपरी स्तरों में जब भी ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे प्रवेश करे या गर्म जो है ठंडी के ऊपर आगे बढ़ने को निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्मल इन्वर्जन भी क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि जो फ्रंटल इन्वर्जन है उसका पूरी कहानी क्या है। आगे देखिए, जो चौथा टाइप है इसका, इसमें मेंशन किया गया है, इसमें ये दिया गया गर्म वायु के ठंडे धरातल पर अभिवहन से वायु राशि की निचली परतों में व्युत्क्रमण निर्मित होता है। क्या कह रहा है कि जो गर्म वायु के ठंडे धरातल पर अभिवहन से, यानी कि अभिवहन जो है ये सीधे सीधे होगा, ठीक है, अभिवहन से वायु राशि की निचली परतों में व्युत्क्रमण निर्मित होता है, क्योंकि गर्म वायु संचालन द्वारा ठंडी होती है। और पांचवा दिया है कि जब एक विस्तृत वायु अवतलित होती है एवं नीचे की परत फैल जाती है, तब एक वायु राशि क्या होती है, तब एक वायु राशि में अवतलन व्युत्क्रमणित होता है, और इस प्रक्रिया में वायु आधार की तुलना में ऊपरी भाग में गतिशीलता प्रभाव से अधिक गर्म हो जाती है। इस प्रकार के व्युत्क्रमणों का विकास काफी ऊंचाइयों पर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, पहले का आंसर आपने देख लिया था, दूसरा भी हो गया। तीसरा देखिए दिया है, उष्णकटिबंधीय ऊंचे पर्वतों पर अस्थायी हिम आवरण क्यों होता है या किस कारण से होता है। ठीक है, तो किस कारण से होगा, यहाँ पे जैसे जैसे हमने ये बात किया कि ऊंचाई पे आप जाएंगे तो ये क्या होगा, टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे जैसे एकदम आप टॉप हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर और कम हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि आपका जो है प्रति किलोमीटर लगभग 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है इसमें कमी, यानी 6.5 के या 6 डिग्री के आसपास कमी देखी जाती है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो धरातल का टेम्परेचर एवरेज माना जाता है वो 15 डिग्री समथिंग माना जाता है। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे 4 किलोमीटर ऊपर चले गए तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस में टेम्परेचर आ जाएगा ऊपर ना, इसी तरह से क्या, जब माइनस में होगा तो यहाँ पे बर्फबारी होगी। अब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे ऊंचे पर्वतों में अस्थायी हिम होगा, तो ये किस कारण से होगा, ड्रेनेज इन्वर्जन से, अपवाह व्युत्क्रमण से, विकिरण से, अवतलन से, या सामान्य ह्रास व्युत्क्रमण से। तो जो नॉर्मल लैप्स रेट है उसकी वजह से ही आपका ये स्थिति देखने को वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लिए। तो 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, और 94 हमने बता दिया। लास्ट वाला देख लीजिए इस पैराग्राफ का, 95 का दिया है कि अभिवहन व्युत्क्रमण को दर्शाता है क्या चीज़, कौन सा एक अभिवहन व्युत्क्रमण को दर्शाता है, एडवेक्शनल इन्वर्जन को कौन सा दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए अवतलन भी ये है ना, गर्म वायु, 4 नंबर देखिए, गर्म वायु के ठंडे धरातल पर अभिवहन से वायु की वायु राशि की निचली परतों में व्युत्क्रमण निर्मित होता है, क्योंकि गर्म वायु संचालन द्वारा ठंडी होती है। सेम वही चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अभिवहन व्युत्क्रमण या एडवेक्शनल करंट कैसे होगा, ठंडी वायु का गर्म धरातल पर चलना, गर्म वायु का ठंडे धरातल पर चलना, गिर शिखरों से सघन ठंडी वायु का चलना, या विषम वायु राशियों का पास आना। ठीक है, तो इसमें ये राइट क्या हो जाएगा, गर्म वायु का ठंडे धरातल पर चलने की वजह से क्या होगा, जो आपका एडवेक्शनल इन्वर्जन होगा। और एक बार फिर 4 नंबर पॉइंट देख लीजिए, सेम वही चीज़ है कि गर्म वायु के ठंडे धरातल पर चलने से अभिवहन राशि, यानी अभिवहन से वायु राशि की निचली परतों में व्युत्क्रमण होता है। तो ध्यान रखिए, गर्म वायु क्या होगी, जब ठंडा धरातल है, गर्म वायु चलेगी, तो यहाँ पे किस प्रकार का जो इन्वर्जन होगा वो आपका एडवेक्शनल इन्वर्जन होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ये अवतलन व्युत्क्रमण है। आई थिंक ये आपका तो क्लियर हो गया होगा, 5 क्वेश्चन तो ये आपके क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप व्युत्क्रमणता के टाइप्स को भी क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, 95 हो गया। अब 96 देख लीजिए। 96 ये आपका और भी अच्छा है, और यहाँ पे समझने लायक बहुत सारी चीजें हैं। कैसे, अब देखिए, जो आप लोग देखते हैं इसको अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दिया करिए। दिए गए आलेख में विभिन्न स्रोतों से प्रादेशिक ऊर्जा खपत प्रतिरूप दर्शाया गया आलेख के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे आपका जो दिखाया गया प्रादेशिक ऊर्जा, अभी इधर क्या दिखाया गया है, ये आपका परसेंटेज में दिखाया गया है।
ठीक है, प्रतिशत में कौन कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे जो एन है, आर है, सी है, एच है, तो यहाँ पे सी क्या है, कोल को डिफाइन कर रहा है, आर आपका रिन्यूएबल एनर्जी को, एन जो है न्यूक्लियर एनर्जी को, एच जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा को। अब इधर क्या दिया, इधर जो है देशों का ना, ये आपका जो आपके अफ्रीका महाद्वीप हो गए, एशिया पैसिफिक है, यूरोप है, मध्य पूर्व है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो इसका ये यहाँ पे दिया गया और कहाँ पे कितनी ऊर्जा खपत होती है इसके बारे में यहाँ पे बोला है। अब पहला जो प्रश्न 96 वाला उसको समझिए। दिया है कि इन विच ऑफ टू रीजन द कंजम्पशन ऑफ कोल इज लेस देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो कोल का कंजम्पशन है कहाँ पे, किन दो क्षेत्रों में ये जल विद्युत से कम है। तो ऑप्शन आपका देखिए यूरोप और अफ्रीका है। तो यूरोप और अफ्रीका में पहले कोयला और जल विद्युत को हम लोग देख लेते हैं। 96 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बना लीजिए। अफ्रीका में सबसे ऊपर अफ्रीका है, यहाँ पे कोयला कर लीजिए, और ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए। तो अफ्रीका में कोल का कितना है, तो अफ्रीका में देखिए यहाँ पे आपका 40 है ना, ये आपका 40% जो है खपत यहाँ पे कोल की अफ्रीका में होगी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये एच है। अब एच देखिए 70 से कितना है, 100 है, तो 70 से 100 यानी कितना हो जाएगा, 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, 10 इधर, यानी कि 30% हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे यही जो है थोड़ा सा आपका समझने वाली चीज़ें थी। इसके अलावा देखिए अब आपका यूरोप दिया है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, यूरोप दिया है। तो यूरोप में जो आपका है, कहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है। अब यूरोप में जो सी है यानी कि कोल है, ये कहाँ पे है, 30% है। यूरोप में आपका कोल 30 हो गया, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, यहाँ से है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 5 यहाँ से मिल गए, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो ये हो गया 35। ठीक है, 35%, तो 30 और 35% यहाँ पे हो गया। अब यहीं पे देखिए यूरोप हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका का यहीं से निकाल लीजिए। उत्तरी अमेरिका में यानी नॉर्थ अमेरिका में जो कोल का प्रोडक्शन है, ये आपका सी में देखिए कितना दिया है, ये आपका 35 हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है नॉर्थ अमेरिका में, ये आपका 20 है। ठीक है, ये आपका 20 है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 35 20 कर लीजिए। इसके अलावा देखिए अब आपका मध्य पूर्व है, तो मध्य पूर्व में कितना हो गया, इसमें आपका कोल का जो यूज किया जाता है वो 50% हो गया। मिडल ईस्ट में आप देख लीजिए, ये आपका कितना हो गया, 50% जो है कोल का यूज होता है मिडल ईस्ट में। और मिडल ईस्ट में जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक कहीं तो नहीं दिख रहा है, ये आपका रिन्यूएबल हो गया, ये आपका न्यूक्लियर वाला हो गया, यहाँ पे एच कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एच कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको आप 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपका देखिए एशिया पैसिफिक है, तो एशिया पैसिफिक से निकाल लीजिए। एपी एशिया पैसिफिक से क्या हो गया, कोल का कितना हो गया, 30% यूज है। और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एशिया पैसिफिक में आपका यहाँ पे 60 है ना, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ से हो गया, 10 यहाँ से हो गया, 10 यहाँ से, और 10 यहाँ से, 40%। ठीक, यूरोप हो गया, एशिया पैसिफिक हो गया। अब यहाँ पे यही आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पे प्रश्न दिया है कि ये कोयले का उपभोग हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि किसमें किसमें जो है कोयले से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यूरोप में कितना हो गया, 30 है, जबकि यहाँ पे क्या है, 35 है। कोल में 30 है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में तो पहला आपको ये मिल गया, और ये तो कम है, ये भी आपका कम है, ये भी कम है। इसके बाद एशिया पैसिफिक मिल गया, यहाँ पे 30 है, और ये आपका 40 है। तो दो मिल गए, यूरोप और एशिया पैसिफिक। तब विकल्प देखिए, यूरोप और एशिया पैसिफिक। अब देखिए यहाँ पे समझाने के लिए हमने बताया है, जब आप करेंगे ना तो आप फटाफट इसको देखिए, यहाँ ऊपर जो है
फिगर में देखते चलिए कौन किस में ज़्यादा। बस समझने वाली चीज़ यही है कि आप यहाँ से 40 से 60 में मत समझिएगा कि 60 है तो 60% होगा। बस यहाँ पे एक इन्होंने पैमाना रख दिया कि भाई यहाँ से एक आपका जो है 0 से लेके 100% दिया गया है। अब इसमें आपका जो अलग अलग है, तो इसीलिए कॉलम बना रखा है, अब उसी से आपको अलग अलग निकाल लेना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ये तो पहले वाले से ज़्यादा आसान है। देखिए, अब दूसरे में यहाँ पे हमने इसीलिए ऐड कर दिया कि किस क्षेत्र में नवीकरणीय और जल विद्युत ऊर्जा का संयुक्त उपभोग सर्वाधिक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि दोनों को मिला के जो रिन्यूएबल यानी कि आर वाला और एच वाला दोनों मिला के सबसे ज़्यादा किस में है। अब प्रश्न में देख लीजिए विकल्प क्या है, सभी को आपको नहीं लिखना है, बस विकल्प देखिए कि 4 विकल्प है तो चारे को देखिए। यहाँ पे क्योंकि कुल कितने 6 हैं, तो इस तरह से पूरा करेंगे तो 6 आपको देखने पड़ेंगे। तो एशिया का देख, पहले अफ्रीका का देख लीजिए। अफ्रीका में आर प्लस एच कितना है, आर यानी कि रिन्यूएबल का हो गया, तो रिन्यूएबल ये आपका 10 हो जाएगा, और एच यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपका कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, यानी कि ये हो गया 40%। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका अपना इधर है। अब यहाँ पे आपका रिन्यूएबल कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका 35 से यानी कि 5 यहाँ मिल गया, और यहाँ पे कहाँ तक है ये आपका 70 तक है, तो 10 यहाँ हो गया, 10 10 20, 20 10 30, 5 35 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है आर 35 हो गया, एच कितना मिल गया यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में, ये आपका एच मिल गया 20, ये कितने हो गए 55। ठीक है, एशिया पैसिफिक की हम लोग बात कर लें, तो एशिया पैसिफिक में जो आपका मिल रहा है, ये आपका देखिए 30 हो गया, और ये 50 तक है, तो ये 20 यहाँ पे मिल गया रिन्यूएबल, और यहाँ पे 60 और 40 है। ठीक है, 40 20 60 हो गया एशिया पैसिफिक का 60%। यूरोप में आ जाइए, यूरोप में आपका यहाँ पे क्या है 30 है, और ये किस पे है 60 पे, तो यूरोप में 30 जो है रिन्यूएबल हो गया, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितना मिल जाएगा आपका यूरोप में, यूरोप में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, ये 35 मिल जाएगा। ठीक है, 30 30 60 5 65 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा देखिए ये 40 है, ये 55 है, ये 60 है, ये 65 है, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा नवीकरणीय और जल विद्युत ऊर्जा का संयुक्त उपभोग सर्वाधिक है। समझ में आ गई बात। चलिए, आप भी अपने से लगाते हुए चलिएगा, 98 में देख लीजिए, और इसमें दिया है कि एक क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, निम्न में से एक क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अफ्रीका में, एशिया पैसिफिक, मध्य पूर्व में, या उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे जो है जल विद्युत वाला कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जल विद्युत से, तो ये आपका किस में हो गया, मिडल ईस्ट में। देखिए यहाँ पे कहीं ये अच्छा आपको लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, मिडल ईस्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल आप फिगर में यहाँ पे देखते हुए चलिएगा, आपका एकदम सेम ऐसे एग्जाम में देगा सामने ही आपको, यदि आप पहली बार देने जा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए 99, किस क्षेत्र में नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा का संयुक्त उपभोग निम्नतम है, क्या बोल रहा है, लोवेस्ट। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में, तो सबसे पहले आप आ जाइए दक्षिण अमेरिका। अब किसकी किसकी बात कर रहा है ये, रिन्यूएबल यानी आर का, और न्यूक्लियर एनर्जी का, आर और एन का। तो दक्षिण अमेरिका में आर की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि आर कितना परसेंटेज है, ये आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आर जो है यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 65 यहाँ पे हो गया, और ये 45 हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 20 आर हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी कि आपका 25 हो गया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में एन और आर की वैल्यू की हम लोग बात करें, नॉर्थ अमेरिका में जो आर है वो कितना है, ये आपका 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 70, यानी कि कितना हो गया, ये 35 हो गया,
उत्तरी अमेरिका में हम लोग बात कर रहे हैं, यन आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जा रहा है, ये यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि 10 हो जाएगा। कितना हो गया 45। मध्य पूर्व में आ जाइए, मध्य पूर्व में रिन्यूएबल की जो बात कर रहे हैं ये 50 पे है, और इधर आपका 90 यानी कि ये 40 हो गया, और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। एशिया पैसिफिक की बात कर लें तो यहाँ पे आपका 30 हो गया एशिया पैसिफिक, और ये 50 यानी 20 हो गया रिन्यूएबल, और नॉन ये आपका न्यूक्लियर वाला हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें भी क्या कह रहा है कि सबसे लोवेस्ट, अब मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम में आपका ये हो जाएगा एशिया पैसिफिक, और सबसे लोवेस्ट में आपका 25 है, 45 है, 30 है और 50 ये आपका ए ऑप्शन दक्षिण अमेरिका। ठीक है, 90 हो गया, 100 आ जाइए। किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उपभोग नवीकरणीय ऊर्जा की अपेक्षा अधिक है, अब यहाँ से कह रहा है कि जो न्यूक्लियर वाला है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा उपभोग ये ज़्यादा है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये कम है। अब इसमें देखिए किस में बात कर रहा है, तो एशिया पैसिफिक में आप देखिए कितना है, जो न्यूक्लियर का है, न्यूक्लियर का यहाँ पे आपका 10 है, और रिन्यूएबल का यहाँ पे एशिया पैसिफिक में ये आपका 30 और 20 यानी 20 हो गया। मध्य पूर्व की एक एक करके यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मध्य पूर्व की हम लोग बात करें तो मध्य पूर्व में जो आपका रिन्यूएबल है ये कितना है, ये आपका 50 से 90 यानी 40 हो जाएगा, और ये आपका 10 हो जाएगा। और यहीं अफ्रीका की हम लोग बात करें तो अफ्रीका में रिन्यूएबल जो है, यहाँ पे देखिए एशिया पैसिफिक में हम लोग बात कर रहे थे तो रिन्यूएबल आपका कितना हो गया 20 है, ये आपका 10 है, और मिडल ईस्ट में है, ठीक है, मिडल ईस्ट में जो रिन्यूएबल है ये 40 है, तो इधर 40 हो जाएगा, और जो न्यूक्लियर है ये आपका कितना है 10 है, तो 10 इधर हो जाएगा। अफ्रीका में बात कर लीजिए तो रिन्यूएबल आपका 10 है, तो रिन्यूएबल 10 के नीचे आ जाएगा, और न्यूक्लियर आपका यहाँ पे 10 10 यानी 20 है। उत्तरी अमेरिका में हम लोग बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जो रिन्यूएबल है ये कितना हो जाएगा, ये इधर आपका 35 हो जाएगा रिन्यूएबल, और जो न्यूक्लियर वाला है कितना है 10 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा उपभोग नवीकरणीय यानी आर से एन ज़्यादा कहाँ पे है, तो आर से एन किस वाले में ज़्यादा, अफ्रीका वाले में आपका ज़्यादा, यहाँ पे 20 और 10 का रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अफ्रीका वाला राइट हो जाएगा। तो इसमें हमने कुछ अलग किया नहीं किया, ठीक है। तो बस आपको केवल केवल यही देखना है कि इसकी जो टेक्निकल पार्ट्स हैं उसको थोड़ा सा समझ लेना है, पूछ क्या रहा है, और आपको जो पैराग्राफ चाहे जहाँ मिले, ठीक है, पैराग्राफ कहीं भी आपको मिलेगा तो आपको बस इतना करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर आप इसको करिए। यदि आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जैसे जो आपका डीआई होता है ना, डीआई, तो डीआई जब रहे तो डीआई के लिए आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो है पांचों प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं डीआई सॉल्व करने के लिए। डीआई के लिए आप अगर मैथमेटिकल वाला है तो पहला जो प्रश्न है वहीं से चालू कर दीजिए, क्योंकि हर एक के सामने इस तरह से आपका जो क्वेश्चन का डायग्राम मिल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो किया है। तो अब इसमें केवल केवल जो दिया गया उसी को हम मेंशन करते हुए चलेंगे, वो आपका वहाँ पे क्लियर होता चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह से आपको पूरा पैराग्राफ मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए पैराग्राफ के लिए केवल लाएँ, उसको आप वहाँ पे देखिएगा, और इसको आप 2-3 बार देख के जितने भी आपके ग्रुप्स हों, जितने भी आपके फ्रेंड हों, हर जगह आप शेयर करिए, क्योंकि आपके पास कम टाइम है और उनको भी इससे मदद मिल ही जाएगी, क्योंकि कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि टाइम टेकन जो है ये सब होते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।